सबसे पहले है हमारे पास पी वेव जो कि एट्रिया कॉन्ट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है। इसमें कोई एबनॉर्मलिटी आती है तो ये किस चीज़ को इंडिकेट करेगी। एब्सेंट, अगर हमारे पास पी वेव एब्सेंट होगा मतलब कोई पी वेव बनेगा नहीं, तो ये इंडिकेट करता है कि हमारे पास या एफ की कंडीशन हो सकती है या ए फ्लटर की यानी एट्रियल फिब्रिलेशन की कंडीशन हो सकती है या एट्रियल फ्लटर की कंडीशन हो सकती है। इस कंडीशन में आपका पी वेव क्या होगा, एब्सेंट होगा। अगर पी वेव होता है, अगर हमारे पास ये बड़ा हो जाता है, पीक हो जाता है, तो ये इंडिकेट करता है कि एट्रियल एनलार्जमेंट है या कोई एट्रियम में एबनॉर्मलिटीज़ आई है। एट्रिया आपको पता है हार्ट का अपर चैम्बर होता है, अपर दोनों चैम्बर्स को एट्रियम कहा जाता है। तो उसमें कोई इनलार्जमेंट आ जाना यानी बड़ा हो जाना या कोई और एबनॉर्मलिटीज़ आ जाना, तो ये इंडिकेट किस चीज़ पर करेगा, पी वेव इंडिकेट करेगा कि हमारे पास एट्रियम में इनलार्जमेंट हुई है या कोई एबनॉर्मलिटीज़ आई है। बाकी ये रिप्रेजेंट करता है एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन को जो कि हम पढ़ चुके हैं। तो इंशाल्लाह कोशिश यही रहेगी कि मैं एक एक को अलग अलग से एक्सप्लेन करूं ताकि वीडियो भी लार्ज ना हो, बड़ी ना बने और आप लोग को समझने में भी आसानी हो। अस्सलाम वालेकुम। तो अच्छा, हम लोग ईसीजी इंटरप्रिटेशन के हवाले से पढ़ रहे थे। चूँकि हमने पी वेव पढ़ा कि पी वेव में कोई एबनॉर्मलिटीज़ आती है तो उसमें हम किस चीज़ों को इंडिकेट करता है। तो अब हम पढ़ेंगे पी आर इंटरवल को। सही है, पी आर इंटरवल क्या होता है। ये जहाँ से पी स्टार्ट होता है, जहाँ से पी वेव बनना स्टार्ट होता है और जहाँ पे फिर ये ख़त्म हो जाता है, जहाँ से क्यू स्टार्ट होता है वहाँ तक के बीच का जो ड्यूरेशन होता है, इसे हम पी आर इंटरवल कहते हैं। अच्छा, पी आर इंटरवल पहले बता चुका हूँ, पी से स्टार्ट होता है, सही है, और जब क्यू आर एस स्टार्ट होता है तो वहाँ पे ये क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। यहाँ पे मैंने ये बनाया आप लोगों के सामने है, यहाँ से लेकर और यहाँ तक ये हमारे पास क्या है, पी आर इंटरवल है। इसकी नॉर्मल रेंज की हम बात करें यानी ड्यूरेशन कितनी होगी तो 0.12 से लेकर 20.0 तक होती है। इसका मतलब ये है कि इसमें हमारे पास इसके अंदर 3 से 5 बॉक्स आते हैं, छोटे वाले। बड़ा बॉक्स पूरा आता है और छोटा बॉक्स हमारे पास इसके अंदर 3 से 5 आते हैं। तो इसके बीच में जो रेशो आएगा, जो नंबर आएगा, जो सेकंड्स आएंगे, तो ये नॉर्मल कंसीडर किया जाता है। स्मॉल बॉक्स में बता चुका हूँ प्रीवियस वीडियो में और लार्ज बॉक्स भी बता चुका हूँ कि कितना सेकंड का बनता है। अच्छा, ये रिप्रेजेंट करता है टाइम इम्पल्स ट्रेवल्स फ्रॉम एट्रिया। ये इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है यानी जब हमारे पास ऐसे नोट इम्पल्सेस जनरेट करता है और वो जाता है वेंट्रिकल्स तक, तो वेंट्रिकल्स तक जाने का बीच का जो टाइम होता है ये हमारे पास पी आर इंटरवल कहलाता है। यानी ऐसे नोट से करंट पैदा होता है और एवी नोट तक जाता है और फिर वो वेंट्रिकल्स तक शिफ्ट होता है, तो बीच का जो ड्यूरेशन हमारे पास होता है वो हमारे पास क्या कहलाता है, पी आर इंटरवल कहलाता है। अच्छा, इसको किस तरह आप लोगों ने याद रखना है कि ये अगर हमारे पास ज़्यादा होगा यानी ये पी आर इंटरवल ज़्यादा होगा तो किस चीज़ को इंडिकेट करेगा, और ये पी आर इंटरवल छोटा होगा तो किस चीज़ को इंडिकेट करेगा। 20 ये हमारे पास 0.20 की बात हो रही है। यहाँ भी मैंने थोड़ी सी ये 0.20 है, सॉरी, ये आपको पता होना चाहिए। और ये भी 0.20 है, ये मिस्टेकनली मैंने अपोजिट थोड़ा लिखा था, 0.20 सही है। अगर 0.20 से ये इंक्रीज होता है, ये अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है 0.20 है, सही है। अगर 0.20 से ये आगे जाएगा, बड़ा होगा, तो किस चीज़ को इंडिकेट करेगा, फर्स्ट डिग्री एवी ब्लॉक को इंडिकेट करेगा, एवी एट्रियो वेंट्रिकुलर ब्लॉक, सही है। यानी जो एट्रिया में आपका ब्लॉक आता है, करंट पास नहीं होता, तो ये इस चीज़ को इंडिकेट करता है। ये फिर क्या हो जाता है, हमारे पास क्या हो जाता है, लार्ज हो जाता है, इसकी लेंथ ज़्यादा हो जाती है। 0.20 से ज़्यादा होगा तो ये इंडिकेट करेगा कि फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक है। अगर 0.12 से कम होगा तो 0.12 आपको पता है यहाँ से भी कम हो जाता है, तो 0.12 सेकंड से कम होगा हमारे पास पी आर इंटरवल, तो ये इंडिकेट करेगा प्री एक्साइटेशन सिंड्रोम। प्री एक्साइटेशन सिंड्रोम वो कंडीशन होती है जब हमारे पास वेंट्रिकल अर्ली कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं। कॉमन सेंस की बात है, जब ये कम होगा तो यहाँ पे वेंट्रिकल्स हमारे पास यहाँ आएंगे ना, क्यूआरएस तो यहाँ पर आ जाएगा, तो फिर क्या होगा, वेंट्रिकल जल्दी कॉन्ट्रैक्शन करेगा। उसकी वजह से हमारे पास एफ आपको देखने को मिल सकता है, एट्रियल फ्लटर देखने को मिल सकता है, आपको सडन डेथ आपको देखने को मिल सकती है पेशेंट के अंदर। तो ये अगर हमारे पास 0.12 से कम होगा तो प्री एक्साइटेशन
सिंड्रोम कहलाता है। ये वो कंडीशन होती है जब हमारे पास हार्ट बहुत जल्दी कॉन्ट्रैक्शन कर जाता है। तो ये था आज का हमारे पास टॉपिक पीआर इंटरवल के रिलेटेड। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स में क्या एबनॉर्मलिटीज आती है और वो किस चीज़ को इंडिकेट करती है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स का वेव इस तरह बनता है और इसको जो हम मेजर करते हैं तो ये इस तरह हम इसको वाइडन में हम मेजर करते हैं चौड़ाई में, सही है। और इसकी जो नॉर्मल रेंज है वो हमारे पास क्या होनी चाहिए, 0.12 सेकंड होनी चाहिए। ये नॉर्मल रेंज हमारे पास क्या है, 0.12 सेकंड है। 0.12 सेकंड आएगा तो ये नॉर्मल रेंज कहलाएगी। अगर इससे ज़्यादा आता है तो वाइडन कहलाएगा, सही है। क्यूआरएस वाइड हो चुका है तो 0.12 से एबव आएगा तो ये क्या कहलाएगा कि आपका जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है वो वाइड हो चुका है। तो वाइड हुआ है, चौड़ा हुआ है, तो ये किस चीज़ को इंडिकेट करेगा ये भी हम पढ़ेंगे। नैरो अगर 0.12 सेकंड से कम हुआ है तो ये नैरो कंसीडर किया जाता है। वैसे नॉर्मली भी हम 0.06 से लेकर 0.12 तक इसको नॉर्मल कंसीडर करते हैं, लेकिन डिपेंड करता है पैथोलॉजिकल कंडीशन के ऊपर। लेकिन अगर हम नॉर्मली बात करें तो 0.12 से कम होगा तो ये नैरोनेस कहलाएगा, सही, ये नैरो हो गया है। वाइड होगा तो किस चीज़ को इंडिकेट करेगा, हमारे पास अगर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स ये रहा, अगर ये वाइड हो चुका है, ज़्यादा हो चुका है, 0.12 सेकंड से ज़्यादा हुआ है तो ये इंडिकेट करता है कि बंडल ब्रांच ब्लॉक हो सकता है, सही है। अब इसमें हमारे पास राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक भी होता है और लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक भी हो सकता है। वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया हो सकता है अगर हमारे पास ये वाइड आता है। हाइपरकेलेमिया में भी हमारे पास क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स क्या होगा, वाइड होगा। नैरो किस में होगा, सुप्रा वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया होगा। ये हमारे पास ईसीजी इंडिकेट करेगी कि पेशेंट सुप्रा वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया के साथ है। एफएफ भी हो सकता है एंड एट्रियल फ्लटर भी हो सकता है। देन हमारे पास ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स का जो वेव्स बनते हैं इसको थोड़ा इलाबोरेट करते हैं। अगर हमारे पास क्यू में कोई चेंजेस आती है तो ये हमारे पास कोई एबनॉर्मलिटीज़ आती है तो ये इंडिकेट करता है हमारे पास किस चीज़ को, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन को। आर वेव है हमारे पास, अगर ये टाल होता है, मज़ीद बड़ा हो जाता है तो ये इंडिकेट करता है लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोपी, यानी जो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है उसका बड़ा हो जाना, सही है। और अगर हमारे पास ये आर वेव छोटा हो जाता है तो ये इंडिकेट करेगा, ये हमारे पास छोटा होगा यहाँ तक आएगा तो ये इंडिकेट करेगा कि पेशेंट क्या है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के साथ है। देन एस है, अगर एस हमारे पास मज़ीद डीप जाएगा, मज़ीद नीचे आएगा तो ये क्या कहलाएगा हमारे पास, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोपी। आर हमें किस चीज़ को इंडिकेट करेगा, टाल आर, अगर टॉल आर बनता है तो ये इंडिकेट करता है लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोपी को। अगर हमारे पास एस बहुत ज़्यादा डीप होता है, लेंथी होता है तो ये इंडिकेट करता है राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोपी को। तो ये बेसिक था, आपको ये पता होना चाहिए। अगर दोनों आते हैं तो भी हमारे पास किस चीज़ को इंडिकेट करेंगे, अगर दोनों आते हैं तो ये हमारे पास फिर वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोपी को इंडिकेट करते हैं। तो ये बेसिक चीज़ें थी, आप सबको पता होनी चाहिए थी। जैसे हम पी वेव को डिस्कस कर चुके हैं, फिर पी आर इंटरवल को पढ़ चुके हैं, आज हमारा क्यू आर एस की बारी थी और देन हम इसके बाद टी वेव को पढ़ेंगे। इसके बीच में हमारे पास टी वेव भी है और एस टी सेगमेंट भी है तो वो भी हम कवर करेंगे और क्यू टी इंटरवल भी है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं क्यू टी इंटरवल को, सही है। तो आइए समझते हैं कि क्यूटी इंटरवल क्या होता है, कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ पर ख़त्म होता है ईसीजी के अंदर, उसको हम प्रैक्टिकली देखेंगे। और अगर हमारे पास क्यूटी इंटरवल वाइड होता है, ज़्यादा होता है, बड़ा होता है तो वो किस चीज़ को इंडिकेट करता है। क्यूटी इंटरवल शॉर्ट होता है, कम होता है तो वो कौन सी बीमारी को, कौन सी कंडीशन को इंडिकेट करता है। तो आइए समझते हैं। हमारे पास ये हमारे पास पैटर्न है, आप लोगों ने देखा होगा ईसीजी का। ये हमारे पास पी वेव है, फिर हमारे पास ये क्यू है और फिर आर है और फिर एस एंड देन हमारे पास टी है। तो क्यू टी इंटरवल आप लोगों ने नाम से याद रखना है, जहाँ से क्यू स्टार्ट होगा, क्यू से ये इंटरवल स्टार्ट होगा और कहाँ पे ख़त्म होगा, टी पर ख़त्म होगा। जहाँ पे टी वेव ख़त्म होगी तो वहाँ तक हमारे पास इसका बीच का जो ड्यूरेशन होता है इसको हम क्यू टी इंटरवल कहते हैं।
इसकी जो ड्यूरेशन है नॉर्मली 0.36 से लेकर 0.44 सेकंड्स तक हमारे पास होती है। इससे ज़्यादा होता है तो प्रोलॉन्ग कहलाता है, 0.36 से कम होता है तो शॉर्ट कहलाता है। सही है, यानी ये वाइड कहलाता है और ये शॉर्ट कहलाता है। प्रोलॉन्ग क्यूटी होगा यानी क्यूटी इंटरवल ये हमारे पास बड़ा होगा, यानी 0.44 सेकंड से बड़ा होगा। तो ये किस चीज़ को इंडिकेट करेगा, ये हमारे पास रिस्क होता है कि हमारे पास पेशेंट टोसार्डिस डीप पॉइंट के साथ है, जो कि लाइफ थ्रेटनिंग इरिथमिया की कंडीशन है। हाइपोकेलीमिया भी हमारे पास क्यूटी इंटरवल को प्रोलॉन्ग कर देती है। हाइपोकैलिसीमिया, सही है, कैल्शियम का कम होना या ऊपर पोटाशियम का कम होना। यहाँ थोड़ा आप लोगों ने अपोजिट समझना है, यानी ये हमारे पास प्रोलॉन्ग है तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या समझना है, हाइपो समझना है। सही है, हाइपर समझना नहीं है। हाइपोकैलिसीमिया है क्योंकि जब कैल्शियम कम होगा तो कॉन्ट्रैक्शन ही नहीं होगी। सही है, तो लाजमी बात है फिर ये आपके पास क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। सर्टेन ड्रग्स हैं हमारे पास, एंटी एरिथमिक ड्रग्स है, एंटी डिप्रेशन ड्रग्स हैं हमारे पास। सही है, एंटीबायोटिक्स वगैरह ऐसी है जो कि क्या कर देती है, आपकी क्यूटी इंटरवल को प्रोलॉन्ग कर देती है। शॉर्ट क्यूटी यानी क्यूटी का यानी जो हमारे पास नॉर्मल रेंज है 0.36 सेकंड से कम हो जाना, तो हमारे पास ये कम हो जाता है, शॉर्ट हो जाता है। सही है, तो ये हमारे पास इंडिकेट करता है हाइपर कैल्सीमिया को। सही है, हाइपर कैल्सीमिया यानी कैल्शियम का ज़्यादा हो जाना। जब कैल्शियम ज़्यादा होगा तो आपका हार्ट जल्दी कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जब जल्दी कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो क्या हो जाएगा, आपकी ये क्यूटी इंटरवल शॉर्ट हो जाएगी। सही है, डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी है हमारे पास, डिजॉक्सिन पे पेशेंट है तो उसकी टॉक्सिसिटी को भी हम आइडेंटिफाई करते हैं ईसीजी के थ्रू, जब हमारे पास क्या होगा, क्यूटी इंटरवल शॉर्ट होगा। तो ये था आज का हमारा टॉपिक क्यूटी इंटरवल के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, अब हम एसटी सेगमेंट के हवाले से पढ़ेंगे क्योंकि ईसीजी का जो इंटरप्रिटेशन हमने स्टार्ट किया है वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप हम इसके वेव्स पढ़ रहे हैं। तो अभी बारी है हमारे पास एसटी सेगमेंट की। तो आइए समझते हैं कि एसटी सेगमेंट क्या होता है। एसटी सेगमेंट हमारे पास स्ट्रेट लाइन बिटवीन एस एंड टी वेव, यानी एस एंड टी लाइन के बीच में जो स्ट्रेट लाइन होती है इसको एसटी सेगमेंट कहा जाता है। ये रेड कलर का आप देख सकते हैं, ये हमारे पास क्या है, एसटी सेगमेंट है। ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन होती है, बेस लाइन। सही है, इसको हम क्या आइसो इलेक्ट्रिक भी कह सकते हैं, आइसो इलेक्ट्रिक। आइसो इलेक्ट्रिक मतलब ये हुआ कि इसमें कोई करंट नहीं होता। सही है, और ये भी हमारे पास आप रेड कलर में देख सकते हैं, इसको हम क्या कह सकते हैं, पीआर सेगमेंट हम कह सकते हैं। सही है, ये जो लाइन है हमारे पास इसको हम पीआर सेगमेंट कह सकते हैं, पीआर सेगमेंट। तो सेगमेंट से आप लोगों ने याद रखना है कि स्ट्रेट लाइन होती है, और ये हमारे पास एसटी सेगमेंट कहलाता है। इसका जो नॉर्मल रेंज होता है, जो ड्यूरेशन होता है, जो टाइम लेता है, ये हमारे पास 0.08 से लेकर 0.12 सेकंड तक नॉर्मल रेंज होती है हमारे पास। सही है, तो ये सबको क्लियर होना चाहिए कि एसटी सेगमेंट क्या होता है। अब एसटी सेगमेंट का एलिवेट होना या डिप्रेस होना ये किस चीज़ को इंडिकेट करता है, आइए समझते हैं। जब एसटी सेगमेंट एलिवेट होगा, एलिवेट क्या होता है, ये बेस लाइन है ना, इससे ऊपर जाना। अगर ये ऊपर जाता है तो एलिवेशन कहलाता है। सही है, टॉल हो जाता है, और नीचे आता है तो डिप्रेशन कहलाता है। सही है, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। एसटी सेगमेंट एलिवेशन यानी एसटी का ये ऊपर चला जाना स्ट्रेट लाइन से, बेस लाइन से, यानी एबव द बेस लाइन, तो ये कहलाता है हमारे पास एसटी एलिवेशन। तो ये इंडिकेट करता है, यानी टाल अपवर्ड हो गया, ऊपर हो गया, ये इंडिकेट करता है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन को, एमआई को इंडिकेट करता है, यानी हार्ट अटैक को इंडिकेट करता है। सही है, हार्ट मसल्स इंजरी, कॉमन सेंस की बात है, एमआई होगा तो हार्ट मसल्स इंजरी होगी। पेरिकार्डाइटिस भी कुछ कंडीशंस में हमें दिखाई देते हैं पेशेंट्स में। एसटी सेगमेंट डिप्रेशन, अब ये लाइन जो है हमारे पास क्या हो गई, बिलो द बेस लाइन, यानी अपनी लाइन से नीचे बिलो आ गई। तो ये इंडिकेट करता है हमारे पास मायोकार्डियल इस्कीमिया को, यानी हार्ट के मसल्स को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, इस चीज़ को इंडिकेट कर रही है। ड्यू टू सर्टेन ड्रग्स, कुछ मेडिसिन भी हमारे पास ऐसी होती है जो कि हमारे पास क्या कराती है, एसटी सेगमेंट डिप्रेशन कराती है। तो ये था आज का हमारे पास टॉपिक एसटी सेगमेंट के हवाले से। लास्ट वेव हमारा रहता है टी वेव, बाकी जो सारे थे वो हम कवर कर चुके हैं अपने प्रीवियस वीडियो में। अगर आप लोगों ने वो समझने हैं तो आप प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं।
टीवी इंटरप्रिटेशन के हवाले से आज हम पढ़ेंगे कि टी वेव में कोई एबनॉर्मलिटीज़ आती है तो वो किस चीज़ को इंडिकेट करती है। सबसे पहले समझना है कि टी वेव किस चीज़ को इंडिकेट करता है। टी वेव जो बनता है जब हमारे वेंट्रिकल्स रिलैक्स होते हैं, रिलैक्सेशन ऑफ वेंट्रिकल्स, तो हमारे पास टी वेव बनता है और इसकी ड्यूरेशन हमारे पास 0.10 से लेकर 0.25 सेकंड्स तक होती है। नॉर्मल ड्यूरेशन सबको पता होना चाहिए, वरना आपको चेंजेस को का पता नहीं चलेगा। अच्छा, टॉल पीक टी वेव यानी आपके जो टी वेव है इसका टॉल हो जाना, पीक हो जाना, बड़ा हो जाना, पीक पर जाना, तो ये किस चीज़ को इंडिकेट करेगा? ये हाइपर कैलीमिया को इंडिकेट करेगा। सही है। टॉल का मतलब ये है कि ये आपके पास बना है टी वेव, तो ये ऊपर जाएगा यानी बड़ा हो गया। बड़ा हो गया ये इंडिकेट करता है हाइपर कैलीमिया को, क्योंकि हाइपर कैलीमिया हाइपर हाइपर बड़ा होता है। सही है। और हाइपोकैलीमिया में क्या हो जाएगा? ये बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा, बिल्कुल बेस लाइन पर आ जाएगा। फ्लैटन टी वेव वही बात है, जब ये फ्लैट हो जाएगा, बिल्कुल सीधा हो जाएगा, तो ये फ्लैटन टी वेव कहलाएगा, जो कि हाइपोकैलीमिया में आपको नज़र आ सकता है। इन्वर्टेड टी वेव, इन्वर्टिव टी वेव का मतलब ये है कि ये जो ऊपर गया हुआ है ना, तो ये नीचे आ जाएगा, यहाँ इस तरह बन जाएगा। सही है, नीचे से बन जाएगा, तो ये इन्वर्टेड इन्वर्टेड टी वेव कहलाता है। तो ये इंडिकेट करता है इस्कीमिया को, एमआई को एंड वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी को। देन हमारे पास है बाइपेसिक टी वेव। बाइपेसिक टी वेव क्या होता है? ये इस्कीमिया को इंडिकेट करता है और इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस की वजह से आपको बाइपेसिक टी वेव नज़र आएगा। बाइपेसिक टी वेव क्या होता है? बाइपेसिक टी वेव वो कंडीशन होती है जिसमें आपका ये एक साइड ठीक है ऊपर गया, फिर ये नीचे आ जाएगा और फिर ये ऊपर बेस लाइन पर चला जाएगा। यानी पहले ये एबव द बेस लाइन होगा, देन ये बिलो द बेस लाइन आ जाएगा और फिर दोबारा वापस ऊपर चला जाएगा। तो ये कंडीशन हमें बाइपेसिक टी वेव हम इसे कहते हैं, और ये इंडिकेट करता है कि इस्कीमिया है या इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस है। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।